So next we will continue with the anti-malarials. अब anti-malarials to treat malaria. इतना तो सबको पता ही है, मलेरिया प्रोटोजोनल डिजीज़ है कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये फैलती है बाय द बाइट्स ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो सबसे पहला मलेरिया के लिए यूज़ करेंगे जो ड्रग्स, वो हम एंटी मलेरियल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे मलेरिया के लिए यूज़ होंगे, मलेरिया किस किस से कॉज होता है, दैट इज़ प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोनल डिसीज़ है। ठीक है, अब प्रोटोजोआ में क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। उसके अलग अलग जीनस हैं, फैल्सीफेरम जो मेन कॉज है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और भी हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो ये सब जो है वो इस तरीके से प्लाज्मोडियम कॉज कर ये सब प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करते हैं। ओके, अब सबसे पहले मलेरिया होता कैसे है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब इसमें हम कैटेगरीज पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं। तो सबसे पहला हमारा सिलेबस में जो है वो है इटियोलॉजी, यानी होता कैसे है। तो सबसे पहले एक मॉस्किटो है, जैसे मैंने मान लिया ये हमारा मॉस्किटो है, दिस इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एनोफिलिस उसका नाम है। तो जब ये बाइट करता है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, ये जब इसने बाइट किया ह्यूमन को, तो ये जो इसके अंदर प्लाज्मोडियम के सेल्स थे, ठीक है, वो, या फिर हम कह सकते हैं स्पोरोसाइट, जो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ह्यूमंस में। ह्यूमंस में वो जाती है लीवर में, लीवर को इन्फेक्ट करती है। अब लीवर के सेल्स क्या होंगे वहाँ पर, अब ये जो था क्या, स्पोरोसाइट्स। अब वहाँ पे ये मैच्योर होंगे लीवर में और ये बनाएंगे शूज़ॉइंट। ठीक है, फिर वो शूज़ॉइंट फटेगा मैच्योर होने के बाद, वो रिलीज़ करेगा मीरोज़ोइट्स, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये मीरोज़ोइट्स जाते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी में, आरबीसी में जाएंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे, अगेन शूज़ॉइंट बनाएंगे। ठीक है, फिर वो शूज़ॉइंट अगेन मीरोज़ोइट्स बनाएगा। ठीक है, और ये मीरोज़ोइट्स अगेन इस आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। तो जब आरबीसी की हमारी ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जब आरबीसी हमारे ब्लड में कम हो जाते हैं, तो ये मीरोज़ोइट्स क्या कर रहे हैं, इसको इन्फेक्ट करने जा रहे हैं और फट रहे हैं। ठीक है, फिर वो और आरबीसी को अफेक्ट कर रहे हैं, फिर वो फट रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे फीवर्स आते हैं, हमें चिल्स आते हैं। ठीक है, अब यही इन्फेक्टिव आरबीसी में से कुछ ऐसे मीरोज़ोइट्स होंगे जो एंटर करेंगे अगेन गैमेटिक फेज़ में, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे इसके गैमेट्स बन जाएंगे सेक्सुअल इरेथ्रोसिटिक स्टेजेस, आरबीसी में ही। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस होंगी सेक्सुअल एरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस। अब यहाँ पर होगा क्या, अभी जो आरबीसी है मेच्योर हो, आरबीसी में मेच्योर होंगे मीरोज़ोइट्स। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे, तो हमारे पास हमें गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, यानी मेल और फीमेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब छोटा जो मेल होगा और मैक्रो मतलब फीमेल होगा। ठीक है, अब ये मिलकर क्या बनाएंगे, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट आगे बनाता है ऊकाइनाइट। ऊकाइनाइट क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर वो आगे वो मेच्योर होकर बनाएगा ऊसिस्ट। ऊसिस्ट फटेगा, जब ऊसिस्ट फटेगा तो अब ये ऊसिस्ट क्या होता है, इस फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा में जाकर मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब ये ऊसिस्ट जब फटता है तो ये रिलीज करता है स्पोरोसाइट्स, यही स्पोरोसाइट्स इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, जो जा रहा है, और ये मीरोसाइट्स जो
फीवर कॉज करता है जो आरबीसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये स्पिरोजॉइट्स जो है वो हमारे रप्चर हो जाते हैं oocysts, और ये हमारा सलाइवा में चला जाता है, किसके, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के। और फिर ये फीमेल वापस ह्यूमन को बाइट करेगा, फिर ये और फैलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हुआ कैसे, सबसे पहले ये हमारी फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, इसने ह्यूमन को इफेक्ट किया। तो जब लिवर इन्फेक्ट होता है तो ये स्पोरोजाइट जो है वो शीजोइड में कन्वर्ट होता है। फिर ये शीजोइड और मैच्योर होकर मीरोजोइट्स बनाता है और फट जाता है। फिर ये मीरोजोइट्स आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, फिर वो आरबीसी अगेन शीजोइड देन मीरोजोइट्स। फिर वो मीरोजोइट्स कुछ आरबीसी के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअल इलेक्ट्रोगेटिक स्टेजेस में जाते हैं। फिर जब दूसरा कोई मॉस्किटो आएगा वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, उस जो पहले से ही जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, जब वो उसको बाइट करेगा तो ये वाले जो इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर ये जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस है, गैमेट्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। जब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो माइक्रो माइक्रो गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, गैमेटोफाइट्स। तो फिर वो फ्यूज़न होगा थोड़ी देर के बाद, मैच्योर होने के बाद, क्योंकि उसके गट में चले जाते हैं, किसी गट में चले जाते हैं इसलिए, ठीक है। फिर अगेंस्ट ज़ाइगोट आगे ookinete बनाएगा, ookinete आगे oocyst बनाएगा, फिर oocyst अगेन स्पोरोजेट्स बनाएगा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। फिर स्पोरोजेट्स सलाइवा में रिलीज होंगे, फिर फीमेल मॉस्किटो दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट हैं, एक तो ये लिवर में जो हो रहा है, दूसरा ये आरबीसी में जो हो रहा है, और तीसरा जो ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है, वो जो गैमेट्स बने थे वो फ्यूज़ होकर यूकैरियोट बना रहा है, oocyst बना रहा है, फट रहा है, एंड देन वो ट्रांसफ़र हो रहा है टू द ह्यूमन। फिर ह्यूमन में वो मैच्योर हो रहा है लिवर में सेल फट रहे हैं, फिर वो आरबीसी को अफेक्ट कर रहा है, फिर वो मैच्योर हो रहा है, फिर फट रहा है, और इसी आरबीसी में ही कुछ उसके सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप हो जाती हैं जो आगे इन्फेक्ट करती हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो ये हो गया इसकी इटियोलॉजी, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे बॉडी में एंटर करता है ह्यूमन की, और कैसे वो इन्फेक्ट करता है एक पर्सन को। और यहीं पर जो हमारा ये मीरोजोइट्स है, ये हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड में है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिस वजह से हीमोजोइन एक बनता है कंपाउंड, वो हम आगे देखेंगे। वो हीमोजोइन जो है वो हमारा फीवर कॉज करता है, ठीक है। तो ये था हमारा इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया। अब एंटी मलेरियस के अंदर जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो क्यूनोलोन्स यूज़ करते हैं, और क्यूनोलोन्स हमारे पास अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। तो उसमें हम उसका एस पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और मैकेनिकल एक्शन भी क्यूनोलोन्स में ही 2 टाइप हैं। एक हमारे होते हैं 4 अमीनो क्यूनोलोन्स, और दूसरे होते हैं 9 अमीनो, सॉरी 4 अमीनो क्यूनोलोन्स और 8 अमीनो क्यूनोलोन्स। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहला क्यूनोलोन जो है, सबसे पहला क्यूनोलोन जो है वो हमारा चिनचोना से मिलता है, जो हम यूज़ करते हैं एज एंटी मलेरियल, उसका नाम है क्यूनिन सल्फेट। बस इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी स्ट्रक्चर तो आराम से याद हो जाएंगे। क्या है, सिंपल, एक हमारी क्यूनोलोन है। क्यूनोलोन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ एक और रिंग जुड़ी होती है जिसके फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन होता है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से इसकी आगे जाती है, और ये एरोमेटिक होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये हो गए हमारे क्यूनोलोन। अब क्यूनिन सल्फेट का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, ये कार्बन होगा जो आगे जुड़ा होगा मेरा बेंजीन से, अगेन, ठीक है। सॉरी, बेंजीन से नहीं जुड़ा होगा, पाइरिडीन से जुड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, ये पाइरिडीन से जुड़ा हुआ। अब यही नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड, मतलब ये सेंटर और पैरा पोजीशन के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा, कैसे, ठीक, कुछ इस तरीके से बना दें, या फिर दूसरे तरीके से बना सकते हैं। और बिल्कुल इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ा होगा CH2 इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा जुड़ा होता है OH, और जो हमारा क्यूनिन है यहाँ पे हमारा जुड़ा होगा मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये हमारा हो गया क्यूनिन सल्फेट का स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में थोड़ा सा, ये हमारा एक चिनचोना, सॉरी,
चिंचोना अल्कलॉइड है, ठीक है। और ये अफेक्ट कहाँ करता है? अफेक्ट जो हमारी एरिथ्रोमेसिटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्यूनोलोन्स में सबसे पहली कैटेगरी है चिंचोना अल्कलॉइड्स की, ठीक है। उसमें आता है क्यूनिन सल्फेट। ठीक है, इसका एसआर वगैरह नहीं पढ़ना, इसके बाद स्ट्रक्चर याद रखना है और बस याद रखना है कि ये एरिथ्रोमाइसेटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम को अफेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर है ये हमारी क्यूनोलोन OCH3OH ECH2 के साथ एक पायरिडिन रिंग जुड़ी हुई है जो आगे सेंटर से 2 कार्बन से उससे जुड़ी हुई है, ट्रोपेन में चला जाता है ये, और ये CH2 ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर क्यूनोलोन्स, ये हमारी क्यूनोलोन फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो क्यूनोलोन्स में हमारे पास आगे 2 एग्जांपल हो रहा है, 4 अमीनो क्यूनोलोन्स और 8 अमीनो क्यूनोलोन्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 अमीनो क्यूनोलोन्स और 8 अमीनो क्यूनोलोन्स में फ़र्क क्या है। और दूसरी है 8 अमीनो क्यूनोलोन्स, है दोनों क्यूनोलोन है, बस पोजीशन का चक्कर है। तो 4 अमीनो क्यूनोलोन्स में क्या होगा, 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से होगा, एक बेंजीन रिंग होगी जो जुड़ी होगी आगे, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन, 4th पोजीशन पे इसका कोई आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे 8 अमीनो क्यूनोलोन्स हैं कुछ इस तरीके से होंगे, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका ऐसे आर देख लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो NH से होगा, NH देन R1, बिल्कुल सेम, NH देन R1, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर पोजीशन का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूनोलोन्स में ये तो सबको पता ही है, एरोमेटिक होती है, ठीक है। इसकी पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर एक एटम जुड़ा होता है, लाइक मैंने मान लिया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन ही जुड़ता है मैक्सिमम टाइम, और बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर जुड़ा होता है इथॉक्सी, ये सब में ही जुड़ा होगा। ये जो होता है एक्टिविटी देता है, अगर ये नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं होगा, मतलब ये दोनों जगह पे एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। उसके बाद ये ग्रुप एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, ये अमाइड ग्रुप एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, देन दिस इज एसेंशियल फॉर, ये ऑप्टिमल एक्टिविटी देता है, या फिर हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल। और मैं स्टार कर दूंगा, मतलब ये हमारा ये एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, एंड देन दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, और यहाँ पे हमारा R1। ये R1 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आगे हमारा कौन सा ग्रुप है। उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर जो हमारे 4 अमीनो क्यूनोलोन्स है, यहाँ पर अगर मैं कोई ग्रुप जोड़ता हूँ R2, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मिथाइलेशन करवाऊँगा तो एक्टिविटी कम हो जाती है, जबकि इसकी बिल्कुल इसके अगले वाले पोजीशन पे अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ता हूँ R2 और उसकी मिथाइलेशन करवाता हूँ तो यहाँ पे एक्टिविटी कम हुई थी, यहाँ पे बढ़ जाती है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। बाकी इसकी पोजीशन का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो देखना। तो यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाती है। बाकी ये कहता है कि अगर इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करवाया तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस टॉक्सिसिटी। बाकी यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करवाया तो एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल से यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये बात करता है अगर इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवाया तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस ही होती है, बस इस पोजीशन पे ध्यान रखना, तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है।
ये 4 अमीनो क्विनोलोन्स के बारे में और ये 8 अमीनो क्विनोलोन्स के बारे में। बाकी याद रखें, यहाँ पे किया सब्स्टिट्यूशन तो एक्टिविटी कम ही होगी, यहाँ पे किया यहाँ पे, वो सब याद रखना। बस ये याद रखना, Cl ऑप्टिमल एक्टिविटी देता है, ये ग्रुप से एसेंशियल है। इस पोजीशन पे अगर मिथाइलेशन करवा दे तो एक्टिविटी कम हो जाती है, इस पोजीशन पे करवाते तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, बस इतना सा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा दे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो क्विनोलोन्स में हमारे पास पहले हम देखेंगे 4 अमीनो क्विनोलोन्स, देन देखेंगे 8 अमीनो क्विनोलोन्स। तो ये पेपर में आ सकता है, इसलिए क्विनोलोन्स का ज़्यादा ध्यान रखना। क्विनोलोन्स एज अ एंटी मलेरियल, तो अगर 4 अमीनो क्विनोलोन्स आएगा तो उसका मैकेनिज्म रिएक्शन SAR और इसके स्ट्रक्चर लिखने हैं। 8 अमीनो आएगा तो उसका मैकेनिज्म रिएक्शन SAR और इसके स्ट्रक्चर लिखने हैं। और अगर क्विनोलोन्स आ जाएगा तो दोनों तीनों लिख देना। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था चिनचोना इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्कलॉइड्स। अब ये दूसरा है 4 अमीनो क्विनोलोन्स। इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर, सबसे पहला हम लिख लेते हैं क्लोरोक्विन और एमोडियाक्विन। तो पहले तो स्ट्रक्चर सिमिलर ही होगा दोनों का, यानी ये हमारी बेंजीन रिंग के इस तरफ पैरिडीन रिंग, तो हमारा बन गया क्विनोलोन। क्विनोलोन के बाद यहाँ पे मैंने बोला था NH ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, एंड देन यहाँ पे क्लोरीन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, बेंजीन रिंग, ये पूरी बन गई हमारी क्विनोलोन रिंग पूरी। ये क्लोरीन, यहाँ पे NH, और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ेगा। अब क्लोरोक्विन में क्या होता है हमारा, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन आएगी, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो ऐसे आएगा, मतलब सेकंड कार्बन से अटैच होता है। तो 1 1 2 3 4 5, और 5 वाला जुड़ा होगा अगेन नाइट्रोजन के साथ, जो आगे जुड़ा है 2 इथाइल ग्रुप के साथ, C2H5 C2H5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सिमिलर ही बना देंगे, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट में NH के साथ 2, N के साथ 2 इथाइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस क्या आता है, ये जो पहले 3 कार्बन थे ना, पहले 3 4, तो ये यहाँ पे बेंजीन रिंग बना देंगे। इसे मैं ड्रॉ कर लेता ताकि ध्यान रहे, और यहाँ पे एक कार्बन आगे बच जाएगा। तो जो बेंजीन रिंग बनी है बिल्कुल इसके इस पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो बन गया मेरा एमोडियाक्विन। ये हमारा क्लोरोक्विन, हमारा एमोडियाक्विन। तीसरा जो हम इसी के अंदर पढ़ते हैं वो है मेफ्लाक्विन। वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि वो थोड़ा सा फॉलो करेगा, थोड़ा सा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी, क्विनोलोन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज है, यानी यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन जुड़ा था वो क्लोरीन नहीं जुड़ेगा, बल्कि इस नाइट्रोजन के इस बगल भी CF3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी CF3 जुड़ जाएगा। ठीक है, देन वो जो इसकी पोजीशन है जहाँ पर हमारा ये पेंटाई NH के साथ जुड़ रहा था, अब यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन जुड़ेगा, कार्बन के साथ आगे हमारी पाइपरिडीन रिंग जुड़ जाएगी। ठीक है, पाइपरिडीन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं तो ये पायरिडीन होती है, बट ये पाइपरिडीन क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। पाइपरिडीन रिंग, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे OH जुड़ जाएगा। क्विनोलोन का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है, तो होगा हमारा मेफ्लाक्विन। तो ये तीनों जो है वो हमारे 4 अमीनो क्विनोलोन्स में आते हैं, क्योंकि इसमें 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बस यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे CF3 जुड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म रिएक्शन। तो जब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म रिएक्शन की, जो चिनचोना अल्कोलाइड हमने पढ़ा था ना, उसका मैकेनिज्म रिएक्शन भी सेम ही है। चिनचोना, हमने क्यूनिन सल्फेट पढ़ा था, तो अगर ये आ जाता है तो सब में मैकेनिज्म रिएक्शन सेम ही लिखना है। ठीक है, मैकेनिज्म रिएक्शन होता क्या है, अब हमारे ब्लड में RBC में हमारा हेमोग्लोबिन होगा, हेमोग्लोबिन, हाँ मतलब हेम, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड। तो ये जो है ग्लोबिन, ये तो पैरासाइट यूटिलाइज कर देगा,
पैरासाइट यूटिलाइज इट, क्योंकि उसको अपना मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करना, तो वो ग्लोबिन को वो यूटिलाइज कर देगा। लेकिन हीम उसके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक है, तो वो क्या करेगा, इस हीम को कन्वर्ट करेगा। हीम पॉलीमरेज उसके पास एक एंजाइम है, यानी उसकी पॉलीमराइजेशन कर देगा हीम की आयरन, तो ये बन जाएगा हेमोजोइन। ठीक है, अब ये हेमोजोइन है, ये हमारा जो है वो टॉक्सिक नहीं है, नॉट टॉक्सिक टू द पैरासाइट, बट इट इज़ टॉक्सिक टू द ह्यूमन, क्योंकि यही हेमोजोइन जो है वो हमें फीवर कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमें फीवर, चिल्स, जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं मलेरिया के, वो इसी की वजह से दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो हम क्यूनोलोन्स यूज़ करते हैं, 4 अमीनो क्यूनोलोन्स या चिंटोरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हम यूज़ करते हैं, तो ये जो हीम पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो अब जब इस एंजाइम को मैंने इनहिबिट कर दिया, तो ये हीम अनकन्वर्टेड रहा, हीमोजोन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जो हीम है ये हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। हीम एक्यूमुलेट्स, जो कि टॉक्सिक है फॉर द पैरासाइट। ठीक है ना, ये जो एंजाइम है ना हीम पॉलीमरेज, ये खुद पैरासाइट ही प्रोड्यूस कर रहा था, ताकि वो इस हीम को कन्वर्ट करे हेमोजोन में, क्योंकि उसके लिए हीम टॉक्सिक है, तो उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म हमें साइन एंड सिम्टम्स दे रही है, फीवर और चिल्स। हमने क्या किया, उस 4 अमीनो क्यूनोलोन्स या फिर चिंचोनल इलेक्ट्रोलाइट्स ने क्या किया, उस हीम पॉलीमरेज को ही इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से हीम ब्लड में इकट्ठा होने लगा। अब हीम जो है वो उसके लिए टॉक्सिक है फॉर द पैरासाइट, तो जितना ज़्यादा हीम इकट्ठा हो जाएगा उसकी वजह से पैरासाइट के साथ साथ आरबीसी की भी लिसिस हो जाएगी, तो लिसिस ऑफ पैरासाइट, तो पैरासाइट इस वजह से मर जाता है। आरबीसी तो फटेगा ही फटेगा और पैरासाइट भी फट जाएगा। ठीक है, किसी वजह से, इस हीम की वजह से। तो मेन काम क्या है 4 अमीनो क्लोरोन्स का, ये इनहिबिट करते हैं हीम पॉलीमरेज एंजाइम को। ठीक है, यूजेस की बात करें तो वो हमें बताइए, एक तो एंटी मलेरियल, और इसका हम एक और यूज़ करते हैं, डेट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, और चिंचोना इलेक्ट्रोड्स में जो था हमारा क्यूनिन सल्फेट, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक। ठीक है, फीवर वगैरह कम करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने इसके यूजेस को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि एक तो एंटी मलेरियल तो यूज़ होता ही है भाई, वो याद ही रखना। आल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी भी यूज़ होता है 4 अमीनो का। और जो चिंचोना इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अल्कोलाइट्स हैं, जैसे क्यूनिन सल्फेट, ये हमारा एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के लिए भी यूज़ होता है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट 4 अमीनो क्यूनोलोन्स और चिंचोना इलेक्ट्रोड्स। अब इसके अगला वाला 8 अमीनो क्यूनोलोन्स, जिसका हमने एसआर देख लिया, उसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास क्यूनोलोन्स की, 8 अमीनो क्यूनोलोन्स, जिसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया। इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, प्राइमा क्यून एंड फीमा क्यून। तो यहाँ पे हमारे पास वही क्यूनोलोन होगा, बस इस बार सब्स्टिट्यूशन 8 पे होगी, यानी NH तो होना ज़रूरी है, और 6 पे हमारे पास OCH3 ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, देन अगेन सेम, यहाँ पे भी क्यूनोलोन जाएगा। यहाँ पर भी ये 8th पोजीशन पे NH, उसके साथ में ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे OCH3। अब हमारा प्रीमा क्यून में क्या होता है, सेम जो हमने पढ़ा था, इसके पास 5, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे एंड, सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एन, यहाँ पे 2 मिथाइल, तो बन जाएगा पामाक्यूइन। और अगर यहाँ पे मैंने कोई भी मिथाइल नहीं लगाया, मैंने NH2 ही रखा, तो बन जाएगा प्राइमाक्यूइन। मैंने यहाँ पर लिख दिया NH2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 मिथाइल, तो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर मिल गए। 8 अमीनो क्यूनोलोन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमाक्यूइन,
और ये हमारे पास पामाक्विन। ऐसे यार देख लिया था, बस यहाँ पे यही याद रखना कि इस पोजीशन पे करेंगे तो टॉक्सिसिटी होती है, और यहाँ पे अगर मिथाइलेशन करते हैं तो एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, बस वो याद रखना है। बाकी ग्रुप्स एसेंशियल है, OCH3 एसेंशियल है, NH एसेंशियल है, ये N एसेंशियल है, ये ग्रुप रिंग एसेंशियल है, बस ये सब। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म एक्शन। तो मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो जो हमारे 8 अमीनो क्विनोलोन्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं पामाक्विनोन, प्रीमाक्विन, ये हमारे बाइंड करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ। पामाक्विन एंड प्राइमाक्विन। प्राइमा याद रखना, प्राइमा मतलब प्राइम मतलब जो NH2 होगा। पामा में 2 इथाइल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो बस अब ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं विद द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, न्यूक्लियस में प्रोटीन से जो, तो ये इंटरकलेट कर देते हैं। इंटरकलेट मतलब ख़राब कर देना, या फिर उसको चीज़ के साथ भी जोड़ देना, कि कुछ भी डिस्टर्बेंस कॉज कर देना। तो ये इंटरकलेट कर देते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA को। किसके DNA को? पैरासाइट के। तो जिसकी वजह से अल्टरिंग, या फिर कह सकते हैं हम चेंज हो जाना, प्रोटोजोल का प्रोटोजोनल DNA जो है वो चेंज हो जाता है। अब उसका DNA चेंज हो जाएगा तो मतलब RNA पॉलीमरेज या DNA पॉलीमरेज वो नहीं बन पाएंगे, यानी इसने उनको इनहिबिट कर दिया। तो अगर RNA पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज नहीं बन पाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, और अगर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारा पैरासाइट मर जाएगा। बस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देनी है, और कुछ नहीं। और उसके बाद 8 अमीनो एसिड्स इफेक्टिव किस पे होते हैं, तो ये हमारी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है। एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे क्यूनिन में हमने पढ़ा था, उसमें एरिथ्रोसाइटिक थी, ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक है। बस इतना से याद रखना। बाकी इसका मैन्युफैक्चरिंग इतना याद रखना कि ये मैग्नीनिकल प्रोटीन से बाइंड कर देता है, वो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको ख़राब कर देगा, इंटरकलेशन कॉज कर देगा उसमें, जिसकी वजह से प्रोटोजोनल DNA डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर अल्टर हो जाता है, या चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज नहीं बन पाते हैं। RNA पॉलीमरेज नहीं बन पाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा क्यूनोलोन्स के बारे में। एक लास्ट क्यूनोलोन है, अभी मेन इंपॉर्टेंट यही है, एक 4 अमीनो क्विनोलोन्स और 8 अमीनो क्विनोलोन्स। अगर आएगा पेपर में क्वेश्चन तो यही आएगा, 8 पे या 4 अमीनो क्विनोलोन्स पे, तो उसका मैकेनिज्म एक्शन, उसका SAR और उसके स्ट्रक्चर इतना लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट। तो लास्ट क्विनोलोन कौन सा है? 4 अमीनो क्विनोलोन्स में ही आएगा, ये क्विनोलोन की तरह ही होता है ना, इसलिए 4 अमीनो एक्रिडीन्स, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्विनाक्रिन HCl। तो बिल्कुल एक्रिडीन का स्ट्रक्चर सबको पता है। एक्रिडीन कैसे बनता है? सिंपल, एक बेंजीन इधर, बीच में एक नाइट्रोजन वाली पैराडीन रिंग, और एक बेंजीन इधर। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिडीन। 3 मेंबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्रिडीन बन गई, सिंपल। अब इस नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर, जैसे हम होता था 4 अमीनो एसिड्स, वैसे ही यहाँ पे NH जुड़ा होगा, इस NH पे वही सेम, कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इस 5 के साथ जुड़ा होगा N, जो आगे जुड़ा होगा 2 इथाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, और नीचे इस पोजीशन पे जुड़ा होगा OCH3। ठीक है, तो ये हमारा क्विनोग्रीन का, और इसमें Cl भी होता है, मतलब ये 4 अमीनो क्विनोलोन्स में Cl था तो यहाँ पे Cl है, 8 अमीनो क्विनोलोन्स में OCH3 था तो यहाँ पे OCH3 है, तो ये थोड़ा सा उन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, ठीक है, तो 4 अमीनो एक्रिडीन्स में एक ही स्ट्रक्चर है, दैट इज क्विनोग्रीन एंड Cl। HCl यानी इसमें HCl डाल देंगे, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये डाइहाइड्रोक्लोराइड का सॉल्ट है। अब ये थोड़ा सा है तो अपडेटेड है, लेकिन ये टॉक्सिक है, तो ये चीज़ याद रखना। टॉक्सिक है बट पोटेंट है। बट इसके और यूजेस, अदर यूजेस क्या हैं? एक तो पोटेंट एंटोनियोप्लास्टिक,
एंटी कैंसर बोल सकते हैं हम, यानी इसको हम एंटी कैंसर भी यूज़ करते हैं क्विनाक्रीन को। और दूसरा एंटी पैरासिटिक तो यूज़ कर ही रहे हैं, और पैरासाइट्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं क्विनाक्रीन को, ठीक है। और एज एंटी मलेरियल तो सबको पता ही है। सेकेंड क्लास है हमारे पास बाइग्यूनाइट्स। बस इसका स्ट्रक्चर ही देखना है। बाइग्यूनाइट्स या फिर हम कह सकते हैं डाईहाइड्रो ट्राइअजीन्स। इसके पास हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास प्रोग्वानिल और दूसरा हमारे पास साइक्लोग्वानिल। बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें साइक्लोग्वानिल पामोएट हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका सॉल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। अब प्रोग्वानिल कैसा है, सबसे पहले एक हमारे पास बेंजीन रिंग होगी जो क्लोरीन से जुड़ी हुई है, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन अब दिस यहाँ से हमारे पास इसके बाद ग्वानिन ग्रुप अटैच होगा, यानी NH के बाद NH, देन अगेन NH, और ये वाला जो कार्बन है ये भी NH के साथ अटैच है, NH NH, ठीक है। और ये लास्ट वाला CH2 CH3 CH3, यानी ये टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। अब क्या होता है, अब साइक्लोग्वानिल में यही वाला जो ये वाली रिंग है ये घूम जाएगी, ठीक है, मतलब ये रिंग बन जाएगी पूरी, और ये ऐसे उसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी इस नाइट्रोजन पे ये वाला कार्बन आके करेगा अटैक, तो ये से घूमकर रिंग बन जाएगी। यानी मैं बताता हूँ कैसे, यानी यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन, अब ये रिंग बनाएगा कैसे, दिस, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये वाला, देन अगेन ये वाला कार्बन, देन ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, ये लास्ट वाला नाइट्रोजन, और ये वाला कार्बन लास्ट, जो ये कार्बन दो CH3 से जुड़ा हुआ, और यही कार्बन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, उसका H गायब हो जाएगा। तो अब ये जब घूम जाता है ना, तो ये एरोमेटिक सिटी बन जाती है, मतलब ये डबल बॉन्ड अंदर की तरफ शुरू हो जाता है, NH2 बाहर आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे भी आ जाएगा NH2, और अंदर कैसे आ जाएगा एरोमेटिसिटी, यानी यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा साइक्लोग्वानिल। अब पामोएट कैसा होता है, तो पामोएट का स्ट्रक्चर मैं नीचे बना देता हूँ, यानी वी हैव नेप्थलीन, दो नेप्थलीन होते हैं दोनों तरफ। पामोएट का, हाँ, साइक्लोग्वानिल प्रोग्वानिल का तो इजी है। अब ये दोनों जो जुड़े होंगे बाय CH2, तो होगा बाइग्वानिल। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो यहाँ पे आ जाता है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आ जाता है OH, सेम इस तरह भी सिमेट्री के हिसाब से OH C डबल बॉन्ड OH, तो क्या साइक्लोग्वानिल, ये हो गया पामोएट। बस इसमें एरोमेटिक सिटी भी है, तो ये ऐसे उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाइग्यूनाइट्स के बारे में। जैसे बोला डाईहाइड्रोट्राइअजीन्स, डाईहाइड्रो यानी इसमें बीच में नहीं थे, देन ट्राइअजीन्स 3 नाइट्रोजन और उसके 6 मेंबर रिंग बन गई, तो डाईहाइड्रोट्राइअजीन्स, ठीक है, ये इसके साथ अटैच है। दिस इज साइक्लोग्वानिल और दिस इज प्रोग्वानिल, बस पामोएट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो साइक्लोग्वानिल लिख के आ जाना, यूज एज एंटी मलेरिया, ठीक है। नाउ लास्ट क्लास, सबसे पहले हमने क्विनोलोन देख लिए, बाइग्यूनाइट्स और बाइग्यूनेट देख लिए, ठीक है, और वही डाईहाइड्रोट्राइअजीन्स। अब थर्ड वाली हमारे कुछ मिसलेनियस कंपाउंड है, जिसका स्ट्रक्चर ही देखने, क्योंकि सिलेबस में है तो स्ट्रक्चर करना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पायरेमिथामाइन और अटेबोक्विन। तो दिस इज़ लाइक वी हैव, जैसे हमने पहले पढ़ा, एक बेंजीन जिसके यहाँ पे क्लोरीन था जो जुड़ी थी आगे, पर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ी है, वो जुड़ी है कार्बन के साथ, बट वो कार्बन आगे जाकर इस तरफ से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इन दोनों के बीच में जो कार्बन है वो NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
यानी यहाँ पर 2 ही नाइट्रोजन है, वहाँ पे 3 थे, यानी यहाँ पे भी नाइट्रोजन था, बट यहाँ पे इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन है एंड टॉप पर भी नाइट्रोजन है। जस्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा C2H5, ठीक है। और इसमें एरोमेटिसिटी भी आएगी, क्योंकि रिंग एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिसिटी आ गई। तो ये होता है हमारा पायरी मिथामाइन। बस फ़र्क क्या आया, ये वाला ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे जैसे CH3 था, यहाँ पे होगा C2H5, और यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह पे कार्बन आ गया, बस इतना ही फ़र्क है इसमें और साइक्लोगोनिल में। नेक्स्ट है ओटोवा क्योन। तो ओटोवा क्योन कैसे होता है, कौन से पता चल रहा है, वी हैव कीटोन ग्रुप ओन। तो यहाँ पे नैप्थोलीन आ गया सबसे पहले, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, बाकी एरोमेटिक करेंगे इस रिंग को, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे OH ग्रुप और वी विल अटैच। यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप अटैच होंगे। एक तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, फिर इस साइक्लोहेक्सेन के पैरा पोजीशन पे बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओटोवा ग्रुप। और लास्ट 2 एंटी मलेरियल एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है आर्टिसोनेट एंड आर्टिमिथर। एकदम स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस करना क्या है, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन बनानी है, बट इसके इस पोजीशन पे O लगा देना है। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी आएगा, नहीं तो स्ट्रक्चर आते नहीं है, ठीक है। तो ये बेंजीन ही साइक्लोहेक्सेन है। नेक्स्ट, अब ये आर्टिमिसियम प्लांट से मिलते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर ये O के बगल में ये जो 3 कार्बन है, ये मिलकर बनाएंगे एक रिंग, 7 मेंबर रिंग, ठीक है। बस इसके इस पोजीशन पे O आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से 4 मेंबर ना, 1 2 3 4, और ये हमारा O, 4 ऊपर है, 2 3 नीचे, तो ये हमारी रिंग इस तरीके से बन जाती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये 7 मेंबर रिंग हो जाती है, 5 6 7, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या करना है, जस्ट यहाँ पे O इसके साथ जुड़ा होता है, सेम ये भी O इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और आगे CH3 ग्रुप जुड़ा होता है दोनों में, और यहाँ पे भी CH3, तीनों पोजीशन पे, और यहाँ पे भी CH3, ऐसे 3 सिंग निकाल देना तीनों तरफ से। अब ये तो दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे आर्टिसोनेट और आर्टिमिथर में, तो सबसे पहले यहाँ से O से कोई भी ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ से भी O से कोई भी ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप अटैच होता है डेट इज डबल बॉन्ड O, देन 2 कार्बन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये है हमारा आर्टिमिथर और ये हमारा आर्टिसोनेट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हुआ with anti malarials. Okay, thank you so much.